Hello, good morning to all. So this is our second lecture in polar plot. We have solved two questions where only one poles at real axis. Second question, two poles on real axis. Now the case of third type where the three poles on real axis. So let us consider a transfer function gx defined by 1 plus st1 st2 and 1 plus st3. So what are the steps to solve? So simply I can write solution for this question. Step 1 is, as you know, step 1, put s equal to j omega and find j omega. J omega. What we have? 1 over 1 plus, in place of s simply I write j omega. So this is j omega t1. So no doubt write here t1 into 1 plus s replaced by j omega t2 and 1 plus s t3. Sorry, s so replaced by j omega. If you find the magnitude and angle for this कॉम्प्लेक्स नंबर, हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं, राइट? तो इसमें देख रहे हैं 1 प्लस जे ओमेगा के टर्म में है. रैशनलाइजेशन प्रोसेस से करेंगे तो आप यहाँ पे सोचिए कि दिस बिकम्स वेरी लेंथी. 1 माइनस 1 इसका कंजुगेट हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस जे ओमेगा t1. फिर इसको काउंटर करने के लिए ऊपर रखना पड़ेगा 1 माइनस जे ओमेगा t1. सिमिलरली 3 टर्म रखना होगा, 3 नीचे 3 ऊपर. फिर दोनों को डिनोमिनेटर पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा. फिर रियल पार्ट को अलग करना होगा, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना होगा. देन वी आर एबल टू ड्रॉ द कंप्लीट पोलर प्लॉट. सो दैट इज द टेडियस मेथड, दैट इज लेंथी प्रोसेस. इफ वी यूज पोलर फॉर्मूला, पोलर टेक्निक, देन सिंपली क्या करेंगे? सिंपली फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड. एम फॉर मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड क्या करेंगे? मॉड ऑफ न्यूमरेटर 1 का मॉडुलस निकालेंगे 1 ही आएगा. एंड मॉड ऑफ इस फंक्शन का अर्लियर क्लास में उसको डील कर चुके हैं. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. सो दिस इज रियल पार्ट स्क्वायर. तो सिंपली 1 लिखेंगे. ओमेगा स्क्वायर t1 स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्ट. अब आप समझ पा रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर आएगा. इसी तरह से फिर इसका आएगा स्क्वायर रूट. ये तीनों मल्टीप्लाई होगा, इसके लिए कॉमन और स्क्वायर रूट यूज कर सकते हैं, है ना? तो सेम स्क्वायर रूट डाल देंगे. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर t2 स्क्वायर एंड इसके लिए आएगा इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर t3 स्क्वायर. सो दिस इज आवर मैग्नीट्यूड इक्वेशन. ये मेरा मैग्नीट्यूड इक्वेशन आ गया. इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1. दिस इज आवर मैग्नीट्यूड इक्वेशन. ठीक है. अब क्या करेंगे? इसका एंगल कंडीशन निकालेंगे. सो इफ इट इज इक्वेशन ए, देन एंगल क्या रहेगा? थीटा. और थीटा किसका? थीटा ऑफ जी जे ओमेगा के लिए निकलता है. कितना इक्वेशन आएगा फ्रॉम इक्वेशन ए से? एंगल फ्रॉम इक्वेशन ए से निकाल रहे हैं. कितना आएगा बताइए? तो दिस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ न्यूमरेटर. क्या करेंगे इसको? थीटा इसके लिए, न्यूमरेटर के लिए, माइनस हो जाएगा थीटा इसके लिए, डिनोमिनेटर के लिए. डिनोमिनेटर के लिए आप जानते होंगे थीटा न्यूमरेटर का सेंस क्या है? 1 है, रियल पार्ट है. इसका एंगल कितना आ जाएगा? इसको लिख सकते हैं 1 एंगल 0 डिग्री हो जाएगा. तो r थीटा के फॉर्म में हो जाएगा ये r थीटा. तो r को वैल्यू 1, थीटा को वैल्यू कितना है जी? 0 डिग्री हो जाएगा. सो दिस इज 0 डिग्री माइनस, न्यूमरेटर का वैल्यू 0 माइनस डिनोमिनेटर में जो एंगल कंट्रीब्यूशन आएगा यूजिंग टेंजेंट इनवर्स
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर tan इनवर्स y बाय x, y कितना हो जाएगा जी, y ओमेगा t1 डिवाइड बाय 1। ये सारा वैल्यू निकाल के इससे पहले नेगेटिव साइन लगा देते हो जाएगा अपने से काम। सो tan इनवर्स ओमेगा t1 आप चाहे तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड लेंगे दोनों ही पॉजिटिव आ जाएगा बाहर। अदरवाइज हम क्वाड्रेंट इसका चेक करते, बेसिक क्लास में हमको बताया गया था कि यहाँ वैसा सिचुएशन फिर लेंगे भी, यहाँ मान लिया नेगेटिव रहता तो क्या होता, तो क्या एंगल इतना ही लिखा था, नहीं वो क्वाड्रेंट उसको हम चेक करते और क्वाड्रेंट के बेसिस पे मेजरमेंट ऑफ एंगल फ्रॉम रियल एक्सिस हम करते हैं। मान लेते इस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो जो भी आपका एंगल निकलता उसमें से 180 माइनस 30 एंगल हम करते हैं, तो यहाँ वैसे रिप्लेस करते हैं 180 माइनस दैट। वैसा क्वेश्चन मैं करूँगा, बस अभी सिंपल समझिए। तो इसका क्या हो जाएगा सेकेंड पार्ट का tan इनवर्स ओमेगा t2, अब 1 से डिवाइड नहीं कर समझ पा रही है 1 में, प्लस tan इनवर्स ओमेगा t3, तो इतना ये सिंपली क्या आएगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा t1 माइनस tan इनवर्स ओमेगा t2 minus tan inverse omega t3. So this is angle condition. This is equation number 2. अब polar plot क्या है? We require two quantities m and theta. तो r theta का दोनों में दोनों ही चाहिए, बट यहाँ पे देख पा रहे हैं इक्वेशन 1 and 2 में magnitude is function of frequency. So at particular frequency that is omega equal to 0, omega equal to infinity, टू वैल्यू हम चेक करेंगे और मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सिमिलरली वी चेक एंगल फॉर टू वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 एंड इन्फिनिटी। सो ट्राई टू प्लॉट नाउ आई नीड ओनली टू इक्वेशंस। सो इसका रास्ता कि हम लोग एवरीवन इस बात का इतने बताता है। So at omega equal to 0 plus, omega 0 plus, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बता दीजिए मैग्नीट्यूड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड, बताइए कितना हो जाएगा। एक मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 ओमेगा हो जाएगा 0, 0 प्लस मींस 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, इसका मतलब है ओमेगा टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, मीन्स आप इसको 0.000 जितना मन करे छोटा सा वैल्यू ले लीजिए। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ओमेगा इक्वल 0 पे ही करेगा, 0 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करिए तो ये वैल्यू और छोटा हो जाएगा, ये 10 टू द पावर -4 पर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे 10 टू द पावर -8 आ जाएगा और छोटा हो जाएगा। सो वी कैन नेगलेक्ट 8 कब, जब ओमेगा वैल्यू 0 होगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ये क्वांटिटी हो जाएगा 0, इसका आ जाएगा कितना 1 प्लस फिर से 0 0 और यहाँ पे मान लेते हैं 2 समझ पा रहे हैं, कैलकुलेशन बहुत इजी है। एंड 1 प्लस 0 t3, हाँ एक बार थोड़ा समझा, हाँ ठीक है t3 स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे t1 स्क्वायर आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रिजल्टेंट कैलकुलेट करिएगा तो 1 बाय स्क्वायर रूट 1 इंटू 1 इंटू 1 ओवर, आपको ये सारी बातें समझ में आ रहा है। आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, यहाँ पे उसको स्किप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इसको। सो 1 बाय 1 सो मैग्नीट्यूड इज 1। तो व्हाट इज एंगल, अब एंगल कितना होगा, तो थीटा निकालने के लिए गो टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 पे जाएंगे। देखिए ओमेगा इक्वल टू 0, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 प्लस है मतलब मान लेते हैं इस ओमेगा पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो tan का कुछ वैल्यू आएगा, मान लेते हैं 0.01 डिग्री आएगा, है ना 0.1। ये सारे नेगेटिव में है, मीन्स ऑल आर एडिटिव टर्म, सो द रिजल्टेंट एंगल विल बी नेगेटिव। और मान लेते हैं वो सब तीनों को ऐड करेंगे तो 0.03 इसका कंट्रीब्यूशन आ गया। तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू -0 आया। और इसको बोल सकते हैं एक्चुअली रियल में वो कह रहा है थीटा टेंड्स टू 0 माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ये बाउंड्री कंडीशन है और बाउंड्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बाउंड्री चेंज करिएगा तो ये स्टेबिलिटी आपका चेंज हो जाता है, स्टेबल सिस्टम भी अनस्टेबल हो जाता है। सो यू शुड अंडरस्टैंड प्रिसाइसली इस बाउंड्री कंडीशन, जहाँ पे 0 प्लस 0 माइनस आता है, थीटा इक्वल टू है क्या, एक्चुअली इसका जब कैलकुलेशन करिएगा ये 0 लिख दीजिएगा, थीटा इक्वल टू 0
माइनस जीरो। माइनस जस्ट ये बता रहा है कि जीरो टेंस करना है किधर से, निगेटिव साइड से। आप ये बहुत भारी बात समझते हैं। सपोज ऑरिजिन है तो ऑरिजिन हम दो तरह से आ सकते हैं। तो इधर से जब आएंगे तो इस वैल्यू को लिखा जाता है, इधर से जब टेंस करेंगे अप्रोच करेंगे ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जीरो ही होगा। तो इसको बोलते हैं थीटा टेंस टू जीरो प्लस, इधर से पॉजिटिव साइड से। और जब इधर से अप्रोच करिएगा तो आपका वैल्यू पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता। इसका वैल्यू मान लेते हैं कितना हो जाएगा, -0.00001, जितना आप छोटा बोल सकते हैं, या -10⁻⁹ ये भी वैल्यू बहुत छोटा है लेकिन नेगेटिव साइड से। तो ये जो हम जीरो माइनस लिखते हैं इसका मतलब है जीरो है किधर से, नेगेटिव साइड से। कहीं जीरो प्लस लिखते हैं इसका मतलब क्या है, दिस वैल्यू इज जीरो अप्रोचिंग फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन कहाँ से करते हैं, जीरो, रियल फ्रीक्वेंसी जीरो से इन्फिनिटी। दैट्स व्हाई इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी आई टेक वैल्यू ओमेगा 0 प्लस। ये कैलकुलेशन कितना देगा जी, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आया, नो डाउट आप 0 डिग्री लिख सकते हैं, है ना, और 0 माइनस बोल सकते हैं। ये ज्यादा आपको क्लियर करेगा। इसका एक्चुअल वैल्यू क्या हुआ, थीटा टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, 0 माइनस, ये हुआ। एक और वैल्यू निकालते हैं इन्फिनिटी पे, तो हमको ये वैल्यू समझते हैं मैग्नीट्यूड 1 आ गया और थीटा कितना आ गया, 0 आ गया। किस फ्रीक्वेंसी पे, राइट फ्रीक्वेंसी 0। इसको टेबल में लिख लेंगे। अब हम इसको कॉर्नर पे लिख लेते हैं, m पहले थीटा लिखते हैं, थीटा मैग्नीट्यूड और एक फ्रीक्वेंसी। तो 0 पे थीटा कितना आ गया जी, 0 माइनस मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1। अब इसको हटा देते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं एट ओमेगा इन्फिनिटी। मैग्नीट्यूड पूरा करें, सो एट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब ओमेगा का फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी हो जाए तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे m इक्वल टू इक्वेशन 1 से निकालेंगे, आप चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट आई हैव m इक्वल टू, सो 1 का कैलकुलेटर समझ पा रहे हैं, 1 प्लस ओमेगा, बट इस केस में ओमेगा क्या टेंस कर रहा था, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी इनटू समथिंग वैल्यू इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी होगा, मतलब इसका जो रिजल्टेंट है वो इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। स्क्वायर रूट करेंगे, आप समझ पा रहे हैं, ये स्क्वायर रूट थोड़ा सारा प्रोसेस करने के बाद ये वैल्यू क्या मिलेगा आपको, इन्फिनिटी। सो मैग्नीट्यूड इज 1/इन्फिनिटी, और ये लिमिट में आप लोग पढ़ेंगे 1/इन्फिनिटी वैल्यू कितना होता है जी, 0 होता है। सो m इज 0 व्हेन फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब बताइए थीटा, थीटा तो यहाँ भी रखा हुआ है, तो इसको हटा देता हूँ, तो इसका काम नहीं है। अब बताइए एंगल एट इन्फिनिटी, सो थीटा फ्रॉम इक्वेशन कौन सा है, 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 2 बताइए थीटा इक्वल टू कितना रहेगा, माइनस, तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी मेरा इन्फिनिटी टेंस पर tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी तो वैल्यू कितना होता है बताओ, बताए थे ना आपको, ग्राफ बेसिक में बताए थे, फर्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है, जो नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा। अब आपको उसमें मैक्सिमम पार्ट आएगा, पर कुछ कुछ नया पॉइंट आपको मिलेगा, जस्ट थोड़ा सा फोकस हम करवाएंगे। ओमेगा वहाँ पे एक्स बेसिक में लिए थे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा रहता है, ओमेगा लेंगे तब क्या हो जाएगा, दिस इज π/2, दिस इज माइनस π/2, तो ये वैल्यू आपका स्टेप से इसका ग्राफ आता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब ओमेगा आपका इन्फिनिटी टेंस करता है उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी जब इन्फिनिटी हो जाएगा और डायरेक्ट थीटा बोलेंगे, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ओमेगा। ये जब ओमेगा इन्फिनिटी हो जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा थीटा का, ये वैल्यू थीटा का वैल्यू है, थीटा इक्वल टू है ना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा π/2। लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज टेंड्स टू, ये क्या है, इक्वल टू नहीं दिया हुआ, ये इसको अप्रोच करेगा बहुत वेरी क्लोजली, है ना। तो समझ पा रहे हैं इसका वैल्यू समझने के ठीक है, ये -90 हो जाएगा, ये -90 हो जाएगा, ये -90 हो जाएगा, और लिखेंगे तीनों मिला के -270 डिग्री लिखेंगे, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 270 डिग्री। हम इसको प्रेशर देके बोल रहे हैं 270 नहीं है, इसको ज़्यादा बेटर लिखना क्या, थीटा टेंड्स टू -270 डिग्री। बुक्स में देखेंगे तो ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन क्लास में आपको बता रहे हैं ये बाउंड्री कंडीशन होता है, जैसे बाउंड्री कंडीशन, इसका वैल्यू 90 एग्जैक्ट नहीं होता है। जब तो तीनों का एडिशन लेंगे वो भी 270 नहीं हो सकता है,
270 से थोड़ा कम रहेगा, तो थीटा टेंड्स टू -270। इसका मतलब है 270 तो नहीं होगा, उससे थोड़ा सा पहले से वैल्यू रहेगा। अब ये स्टार्ट में हम यहाँ पे रख दें टेबल के फॉर्म में, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हम अभी तक समराइज किए, दो ही वैल्यू लिखे थे। यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, रेडियन पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड एंड। अब पहले हम एंगल लेते हैं, क्योंकि जब हम पोलर प्लॉट करते हैं तो फर्स्ट हमको एंगल ड्रॉ करना होता है, तो ऐसे ही हैबिट हम बना लेते हैं, पहले एंगल लेंगे देन मैग्नीट्यूड। सो व्हेन फ्रीक्वेंसी 0+ था तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया था, मैग्नीट्यूड 1 आ गया था, देखिए मैग्नीट्यूड 1 है। अब थीटा कितना है, 0-। व्हेन फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी हो जाए, तभी जो इक्वेशन है थीटा को कितना आ रहा है, -270। आप लिखिए, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इसको ड्रॉ करेंगे वहाँ पे ध्यान देना है ये टेंस टू होता है, दिस इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इसको यहाँ पर टेंस टू को रखना है। और मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसमें मैग्नीट्यूड आ गया था 0, क्योंकि 1/2 दिए थे, इसका वैल्यू 0 आ गया, मैग्नीट्यूड 0। इसी टेबल बस इतना ही, इसी से आपका पोलर प्लॉट हो जाएगा। ये टेबल से, ये टेबल कैसे निकलता है आपको समझ आ गया। अब इसका पोलर प्लॉट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, सेमेस्टर में आप इसको लिखेंगे, आपका इवैल्यूएशन का एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। और आप गेट क्वेश्चन में देखेंगे तो एक बार क्वेश्चन देख के ही बन जाता है, इतना कुछ करने की होता है। कुछ आपको ट्रिक भी बताएंगे, मीन्स उसका शॉर्टकट बता देंगे कि आपको देख के कैसे किसी का पोलर प्लॉट बना सकते हैं। बट जब सेमेस्टर में आप लिखेंगे तो वो देख के जस्ट टिक आउट तो नहीं करना है, यू हैव टू मेंशन ऑल द प्रोसेस, राइट। सो अब इसको हम प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने का क्या प्रोसेस है, रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, प्लेन बोलेंगे तो उसको जीएच प्लेन, जीएच प्लेन ऑरिजिन हो जाएगा। एंगल दिखाएंगे तो एंगल निकाल जाएगा इस एक्सिस का 0 डिग्री है, इससे नीचे माइनस में आ जाएगा, इससे ऊपर पॉजिटिव एंगल कैलकुलेशन होगा, इससे नीचे माइनस में, सबको पता है बेसिक। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एंगल की जरूरत है। ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है ना उसमें ऑलमोस्ट पोल होता है, और पोल का जो एंगल कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव। पॉजिटिव या लेस देन +90 +180 +270 दिखा सकते थे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। एंगल मेरा उस टाइप से पॉजिटिव जाएगा ही नहीं। कब जाएगा, जब आपका सिर्फ सिस्टम में 0 रहे, तो ऑलमोस्ट आपको जो भी ट्रांसफर फंक्शन रहता है उसमें क्या रहेगा, पोल्स रहेगा, तो पोल्स से उसका एंगल कंट्रीब्यूशन रहेगा क्या, निगेटिव रहेगा। तो हमको निगेटिव ही दिखाइए, क्योंकि उसी का नीड पड़ने वाला है while using or drawing polar plot। -90 डिग्री, -180 डिग्री, and this is -270 डिग्री, है ना। अब देखिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। इस टेबल से यहाँ फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी कहीं एक्सिस में नहीं दिखाया जाएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व पे रहेगा, जो लोकस ड्रॉ होता है वहाँ पे हम दिखाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं कि सर एक्स एक्सिस आपका ओमेगा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, जस्ट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पैटर्न क्या है, x + j ओमेगा। इसमें रियल पार्ट दिखाना है, इमेजिनरी पार्ट दिखाना है, लेकिन हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से नहीं आ रहा है, तो कैसे दिखाना है, पोलर कोऑर्डिनेट से, r थीटा के फॉर्म में। तो रियल पार्ट तो ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो मर्ज हो गया है, x y किसी मर्ज हो गया, r पता है आपको x² + y² थीटा tan इनवर्स ओमेगा का y/x करके थीटा में मर्ज हो चुका है। तो यहाँ भी इसको भी बोल सकते हैं, इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। दैट्स व्हाई आई राइट रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। गलती से भी ओमेगा एक्सिस नहीं दिखाना है यहाँ, क्योंकि ओमेगा यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। ओमेगा के फंक्शन होगा, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी द फंक्शन ऑफ ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, राइट। सो व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 0+ और फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू 0+, उस कंडीशन पे एंगल कितना है, 0 माइनस है। इसका मतलब ये जो एक्स एक्सिस हुआ ये 0 डिग्री का है, राइट। 0 माइनस का क्या मतलब हुआ, मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि -0.0001 डिग्री आप समझ सकते हैं, और इससे भी छोटा वैल्यू आप चाहे ले सकते हैं। इसका ये फिजिकल मीनिंग हुआ। ये क्यों मैं बता रहा हूँ,
कि जब आप ड्रॉ करिएगा तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि ये पॉइंट को इस पे तो नहीं रख सकते, तो ऊपर रखें या नीचे रखें, बस इसी में कंफ्यूजन में आपका टोटल स्टेबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, है ना। ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप ऐसा समझें कि जीरो माइनस का मतलब होता है जीरो टेंस टू जीरो फ्रॉम निगेटिव साइड, तो वो एंगल का जो भी वैल्यू होगा, जो कितना भी छोटा वैल्यू होगा वो निगेटिव वैल्यू ही होगा, राइट। तुम समझते कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम पहले अपना एंगल का एक्सिस फिक्स करते हैं, कहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड कट करना है, तो मेरा एंगल कौन सा है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे आ जाएगा, माइनस 0 लगा मतलब इससे नीचे ही रहेगा, तो इससे नीचे हम पॉइंट मार्क कर देंगे, मतलब जो एक्चुअल मेरा एंगल बनेगा ना वो एक्सिस ये एक्सिस नहीं, एंगल का लाइन मेरा ये होगा, हम इसको दिखाएंगे नहीं, इसी से काम चला लेते हैं। क्या करेंगे, एक पॉइंट उसके बीच में ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं यहाँ पे कहीं पॉइंट आने वाला है। अब उस एंगल के मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड तो 1 था, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड 1 कहाँ से मेजरमेंट होगा, ऑरिजिन से मैग्नीट्यूड की, तो 1 से आपके पास रखेंगे ऐसे कट कर देंगे, 0 से कट हो गया, कितना मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड। तो कहाँ पे इसको, तो मैग्नीट्यूड और एंगल कहाँ मिलेगा, इस एक्सिस से नीचे मिलेगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे मिला देंगे, एक पॉइंट फिक्स हुआ। इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है बता दीजिए, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी कंडीशन, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ओमेगा 0 प्लस, इसको लिख देंगे कि ये जो पोलर कोऑर्डिनेट मिला था r थीटा मिला था वो किस फ्रीक्वेंसी पे, बिकॉज आपको पता है कि मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों जो है सो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन हो जाएगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड 1 मिल रहा है ये कांस्टेंट नहीं है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे मिला, कौन सा वैल्यू पे, फ्रीक्वेंसी 0 जब था तब मिला हमको, तो फ्रीक्वेंसी 0 पे इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 हो गया, एंगल कितना है 0 माइनस। आगे बढ़ते हैं, हमको पता है इसका ग्राफ होना है, लीनियर ग्राफ आना है, तो उसके बीच में ओमेगा 0 फिर ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसा नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट उसमें सब आपका वेरिएबल फॉर्म है, 1 प्लस एस T1 एस T2 है, अब T1 T2 मालूम रहेगा तब निकालिएगा, ये तो दिया नहीं है सिस्टम, तो इसमें दो ही से हम काम चला लेंगे। एक रहता था कॉर्नर फ्रीक्वेंसी लेंगे, इसमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी लीजिएगा तो 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, और फिर तीनों कटेगा नहीं, क्या एंगल का वैल्यू कुछ मिलेगा ऐसा नहीं। बॉडी प्लॉट में क्या होगा, यही टी को रिप्लेस कर देता है 1 2 3 से, तब वहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सबका अलग अलग निकाल लेते हैं, है ना। तो बॉडी प्लॉट में और डिटेल आपको बताया जाएगा। अभी आप 2 पॉइंट समझिए, तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, ओमेगा इन्फिनिटी पे क्या होगा जी, फर्स्ट ड्रॉ एंगल, उसका एंगल का एक्सिस समझिए कि किस एक्सिस पे मैग्नीट्यूड कट होगा, कहाँ होगा जी -270, -270 देखिए कहाँ है, यहाँ पे -90 -180 -270। अब आपको पता है कि ये 270 पे हम रहेंगे क्या, कहाँ आपका पोजीशन रहेगा, यहाँ इस साइड में हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये 270 एग्जैक्ट नहीं है, इस पे होगा क्या, इस पे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 270 नहीं है, 270 से थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा कम मतलब इसका पोजीशन जो भी होगा इस लाइन से पहले होगा, हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, सो दिस इज राइट पोजीशन। आप ऐसा करेंगे दिस इज रॉन्ग पोजीशन। ये बाउंड्री कंडीशन आपको समझ में आएगा, जब नाइक्विस्ट क्राइटेरिया बताएंगे ना, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, तब इसका इंपॉर्टेंट समझ में आएगा क्यों इस पर मैं इतना प्रेशर दे रहा हूँ, इस पॉइंट को समझना कितना इंपॉर्टेंट है, आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। बस 1-2 लेक्चर के बाद मैं नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाऊँगा, उसका समझिए, उसी के लिए हम बेस रेडी कर रहे हैं। नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या करेंगे, पहले इसका पोलर प्लॉट किया जाता है, फिर इसका मिरर इमेज ले लेते हैं, उसके बाद एक फॉर्मूला होता है स्टेबिलिटी निकालने का, उसको घुमा देंगे, काउंट कर लेना है, स्टेबिलिटी निकल जाता है, तो एंगल निकालिए कितना 270। अब उस पर मैग्नीट्यूड कट करना है, मैग्नीट्यूड कितना है 0 डिग्री, 0 डिग्री नहीं 0 फ्रैक्शनल वैल्यू, तो 0 कितना है यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल तो यही रहेगा, मतलब यहाँ से जब आपका ग्राफ आगे बढ़ेगा, है ना, तो कैसे आगे बढ़ेगा फिर, आपको पता है नॉनलीनियर, तो एक नॉनलीनियर ग्राफ यहाँ से लेकर चलिए, इससे आगे बढ़ा जाए, और जब एंट्री करेगा ना यहाँ 0 पे, तो 0 पे एंट्री ऐसा नहीं कर सकता, यदि ऐसा एंट्री कर जाता तो देखिए यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, टेंजेंट ड्रॉ करिएगा तो आपको एंगल कितना दिखेगा -180 का एंगल दिख रहा है, तो एंगल कंडीशन -180 है क्या, नहीं, तो ये तो नहीं होगा, आगे बढ़ो, तो जो इसका टर्मिनेशन होगा वो यहाँ से ऐसे टर्मिनेट करेगा, जब उस टाइम पर टेंजेंट कितना हो जाए -270 से पहले, मतलब इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा, तो दो ही पॉइंट तो लेना है, एक यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हो गया था, एक टर्मिनेशन पॉइंट हो गया, कहाँ पे 270, ये दोनों को मिला देना है, इसको तो स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे नहीं, पता है कि क्या है नॉन लीनियर ग्राफ होगा ये, तो जब नॉन लीनियर ग्राफ होगा तो इसको एक सुंदर सा डायग्राम आपका फ्री हैंड स्केच है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कैसा होना चाहिए, है ना, तो ये यहाँ पे अप्रोच करेगा।
जब यहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना ही बदल रही है, फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी है। क्लियर? यहाँ तक आप समझने कोई दिक्कत नहीं। एरो का डायरेक्शन कैसा देते हैं ये आपको लास्ट क्लास में बताए थे, वेयर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिधर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे 0 था, यहाँ पे इन्फिनिटी था, तो हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी ऐसे ही बढ़ेगा, इसी डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी एरो का मार्किंग कर दिए। तो दिस इज पोलर प्लॉट। अब इसमें थोड़ा सा कोरिलेशन बताएंगे, कोरिलेट करेंगे किसको किसको जी, जो ये क्वेश्चन बताए थे क्लास 1 में 1/1 प्लस एस टी, इसका यदि किसी को मालूम होगा पोलर प्लॉट, तो इसका पोलर प्लॉट बहुत आसान है। कैसा आया था कि ऐसा है, मतलब ये -90 डिग्री होगा, और हम वहाँ पे 3 पॉइंट लेकर के बताए थे 1/√2, जब फ्रीक्वेंसी 1/Tm लिए थे वहाँ ये भी बताया गया था आपको। तो ऐसा इसका स्केच आ रहा है, देखिए तो इसी स्केच से कुछ मैचिंग हो रहा है इसमें, है ना। मैचिंग क्या हो रहा है इसका, इसको बोलते हैं टेल पोजीशन। टेल किसको बोलते हैं, वेयर फ्रीक्वेंसी इज 0, तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 होगा उसको टेल नहीं बोला जाता है, टेल। तो इस पॉइंट को हम टेल के नाम से भी जानते हैं। तो जहाँ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है, दैट इज इन्फिनिटी होता है, उसको हम हेड भी बोलते हैं। तो इस पॉइंट को हम हेड के नाम से जानते हैं, हेड। तो दिस इज टेल, दिस इज हेड। इस ग्राफ को यदि हम डॉटेड लाइन से रेफरेंस मान लें इसको, तो इस रेफरेंस के साथ ड्रॉ होता है। हम मान लेते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट है ना, ये मेरा रेफरेंस है ना। तो रेफरेंस लाइन से जो इसका टेल पोजीशन है, वो टेल पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं है, टेल पोजीशन वही रह गया। ये इसका वैल्यू 1 है, 0.2 यहाँ पे चाहिए तो शो करना चाहिए तो ये 1 हो जाएगा, दिस इज 1 राइट। टेल पोजीशन तो वही रह गया, हेड पोजीशन घूम गया। कितना से घूम गया देखो तो, ये तो 90 था, 180, 270, मतलब उसमें -180 से उसका टेल हेड क्या है, रोटेट हो गया है। तो इसको कुछ हम आइडिया लगा सकते हैं ये कैसे हुआ। ये ग्राफ किसका था, 1/, हम ये बोलेंगे किसका ग्राफ है, इसका ट्रांसफर फंक्शन ऐसे था 1/ST1 ST2 ST3 इसका, और ये किसका है जी, सिर्फ इसी का है। अब हम आपको कोरिलेट कर रहे हैं, कुछ रूल्स बता देंगे यहाँ पे कैसे निकालते हैं। जस्ट ट्रांसफर फंक्शन देखना है, कौन सा ग्राफ होगा हम बता सकते हैं, ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए आप इसको रेफरेंस मान लेते हैं। अब T1 T2 का मतलब नहीं है, ये तो जस्ट टाइम कांस्टेंट है, इसका नेमिंग किया गया है। ये रेफरेंस का ड्रॉ कैसा होता है, ऐसे होगा बॉटम से। पोल का एडिशन कर रहे हैं, ये पोल कहाँ पे है, इसका पोल का क्वेश्चन दिखा रही है 0 है ओरिजिन, तो इसका पोल कितना जाएगा, S = -1/T2 हो जाएगा। तो -1/T2, तो माइनस कितना इधर पोल क्रॉस साइन से दिखा दें, -1/T2। इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ पोल अदर देन ओरिजिन। ओरिजिन को छोड़कर कहीं दूसरा जगह पोल ऐड करते हैं, तो जो है हेड कितना से रोटेट होगा, -90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। -90, एक पोल ऐड करिएगा तो -90 से वो रोटेट कर जाएगा। फिर एक और पोल ऐड किया, इसके कारण -90 से रोटेट होगा। कहने का अर्थ ये हुआ यदि पोल का एडिशन हम करते हैं, इसको रूल्स कुछ लिखवा भी देंगे इसको। देखो जी, ये मेरा रेफरेंस लाइन है, इसको रेफरेंस यूज करेंगे। रेफरेंस किसको यूज करते हैं, 1/1 प्लस ST का जो फॉर्म होता है उसको हम रेफरेंस यूज करते हैं। आपको दिखेगा छोटा है, 1/1 प्लस ST। जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें ऐसा 3 फंक्शन है, एक तो रेफरेंस में चला गया, तो रेफरेंस कहाँ हो गया ये। अब बताएं कि अदर देन ओरिजिन के अब पोल ऐड करते हैं, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसका एंगल कंट्रीब्यूशन कितना रहता है जी, -90 डिग्री। तो अदर देन जब पोल का एडिशन होता है तो वो हेड को सिर्फ चेंज करता है, टेल अनचेंज होता है। तो टेल तो पता है कि जो मेरा ड्रॉ होने वाला है उसका टेल यहीं की रहने वाला है। अब जस्ट हम हेड छोड़ देते हैं, तो एक पोल का एडिशन रहेगा तो 90, दूसरा पोल का एडिशन रहेगा, पहले ये -90 से था, एक पोल का एडिशन करेगा तो -90 उसमें एंगल और ऐड हो जाएगा, तो 180 मतलब यहाँ पे चला जाता है ऐसे, है ना। एक और ऐड, चूंकि इसमें 2 है तो एक -180, तो पहले इसका पोजीशन कितना है, देखो -90 पे है, 2 पोल का एडिशन किए हैं, 2 पोल, है ना। तो क्या करेंगे, 2 ×
माइनस 90 डिग्री, मतलब माइनस 180 से शिफ्ट कर जाएगा। जो भी उसका ओरिजिनल पोजीशन था, तो ओरिजिनल पोजीशन माइनस 90 पे था, वो हेड उसका माइनस 180 से रोटेट कर जाएगा। तो माइनस 90 पे पहले ही था, माइनस 180 से मतलब माइनस 90 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस 90 और जोड़ देंगे, मतलब इस पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब माइनस 270 पे आ जाएगा। उसका जो हेड है वो यहाँ 270 पे आ जाएगा, उसको दोनों को मैच कर दीजिए। ओके, अब बोलिएगा दूसरा आपको एग्जांपल देंगे कि चलो इसका ड्रॉ कर दो जी, जो आप कर दिया 1 बाय एस P1 1 बाय एस P2। इसका स्केच क्या होगा, क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, विदिन अ मिनट में वेट प्रोपोर्शन ऐसे देख के बना सकते हैं। रेफरेंस, दिस इज रेफरेंस लाइन, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन हो गया, और इसमें ये चला गया रेफरेंस, बचा कितना, एक अदर देन एडिशन ऑफ पोल अदर देन ओरिजिन, एक ही पोल है, कहाँ पे है, ओरिजिन से हट के है, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 10 जहाँ है वही रहेगा, 10 में कोई चेंजेस नहीं होगा, ओनली चेंजेस कहाँ होगा, हेड में होगा। और हेड कितना से रोटेट करता है, माइनस 90 से, और माइनस 90 आप नहीं बोलेंगे तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, हेड इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्लॉकवाइज का मेजरमेंट एंगल का नेगेटिव होता है, तो माइनस 90 डिग्री बोलिए, और हेड इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक पोल। तो क्लॉकवाइज पहले इसका पोजीशन कितना देखो, माइनस 90 है, 90 से और रोटेट कर जाएगा क्लॉकवाइज, तो माइनस 180 क्या रहेगा वो, ऐसा ही वो 90 से पहले था, 180 से पहले ही एंट्री करेगा। तो अब जो इसका एंट्री हो जाएगा वो कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे जो टेंजेंट होना चाहिए 180 को, और इसको मिला दीजिए दोनों को, तो ऐसा ही ग्राफ में बनाया था इसका। इसी तरह से आप काउंट करके गेट का क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि कौन सा इसका होगा ग्राफ, आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही क्लोज करते हैं इस चीज़ को, हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। ओके, थैंक यू।